नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट पर हिंदी पर। मैं हूं नई दिल्ली से और हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान, पॉलिटिकल गली गलियारे जितने भी हैं, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उनके मर्मज्ञ कह सकता हूं। स्वागत है मुकेश बालीयोगी जी। आज बहुत बड़ी घटना को लेके बात करेंगे हम लोग। वेलकम। धन्यवाद संजीव जी। मुकेश जी, आपने एक महीने पहले कह दिया था, जब मैंने पूछा था कि बिहार में इधर उधर हत्याएं होने लगी हैं, तो आपने कहा था संजीव जी तसल्ली करिए, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी कोई बड़ा खंबा गिरेगा बिहार में। बिहार विधानसभा 2025 के इलेक्शन से पहले, अब जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई है वैसे ही दुलार चंद यादव का विकेट गिरा दिया है और जा रहा है सब कुछ मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह के ऊपर। क्या हुआ ये सब? आपकी बात तो सत्य हो गई, आप ज्योतिषी तो नहीं है, आप पॉलिटिकल पत्रकार हैं, राजनीतिक पकड़ रखते हैं पत्रकारिता में और राजनीति में बिहार की। आप तो ऐसा लग रहा है आपको पहले से कुछ भनक थी क्या कि दुलार चंद यादव या उनके जैसा कोई विकेट जाएगा बिहार की राजनीति में तूफान लाने के लिए इलेक्शन के दौरान? संजीव जी, ऐसी कोई भनक मुझे नहीं थी, लेकिन एक पत्रकार को सामाजिक संवेदनशीलता की परख होती है। वह यह जानता है कि जिस सामाजिक संरचना के बीच वो समाचारों का संकलन कर रहा है और जिन सामाजिक संरचना के साथ वह नियमित संवाद कर रहा है, वहाँ क्या घटित हो रही है, वहाँ पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और भूमिगत रूप में क्या चल रहा है। बिहार दरअसल बदलाव और क्रांति की भूमि रही है। यहाँ पर लगातार सामाजिक परिवर्तन की हजारों साल की एक श्रृंखला है, वो चाहे वो बुद्ध के जमाने से हो, चाहे अन्य बड़े बड़े साम्राज्य इस पाटलिपुत्र की धरती पर बने। देश का सबसे बड़ा बड़ा साम्राज्य यहाँ से संचालित किया गया। 2.5 साल तक बिहार के एक सासाराम जैसे छोटे कस्बे से पूरा भारतवर्ष संचालित हुआ। तो यहाँ परिवर्तन, युद्ध, ये चीजें चलती रहती है। हाल के दिनों में 50 साल से बिहार नक्सलवाद और माओवाद की हिंसा की चपेट में था, जहां ये माना जाने लगा था कि किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा भी जायज है। ऐसी स्थिति में जो सामाजिक संरचना बिहार की है, लगभग दर्जन भर दबंग जातियां जो हमेशा एक दूसरे को पछाड़ने, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में और राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई में लगी रहती है। वैसी स्थिति में और सामाजिक वर्चस्व में खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए यहाँ हिंसा को बहुत गलत नहीं माना जाता है बिहार में, बल्कि ऐसे लोगों को जातीय आइकॉन की तरह देखा जाता है। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि वे जातीय नायक की तरह हैं। फिर उनके पीछे तमाम तर्क गढ़े जाते हैं कि वह क्यों अपराधी बना, उसने क्यों हत्या की। उस हत्या को जायज ठहराने के लिए तमाम तरह के यहाँ वैचारिक या यहाँ तक कहें कि दार्शनिक मुलम्मा तक चढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा था कि जो सामाजिक वर्चस्व को राजनीतिक वर्चस्व में बदलने की जो बिहार के अंदर जो लड़ाई है, वह कुछ ना कुछ घटित होगा। ये और यह जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी, वो तो एक मामूली सी झांकी थी। और मुझे लग रहा था कि वह उन क्षेत्रों में होगा जहां दो जातियों का वर्चस्व नाक का सवाल बना होता है। मोकामा इसी तरह का इलाका रहा है। मोकामा भूमिहारों और यादवों के वर्चस्व का एक पुराना इतिहास वहां रहा है और उस वर्चस्व की जंग का पुराना इतिहास रहा है। जैसे आप मोकामा पर विचार करेंगे तो आप देखें कि वह वहां 3 तरीके का इलाका है। एक शहर है, दूसरा टाल है, तीसरा दियारा है। दियारा, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि दियारा होता क्या है कि गंगा नदी के किनारे लगभग 8-10 किलोमीटर तक पूरा बालू ही बालू होता है, जहां न तो पुलिस जा सकती है, न कोई प्रशासन जा सकता है, न कोई बस्ती होती है। थोड़े वास्तव में वो अपराधियों का बसेरा होता है। और पुराने दिनों में जब आप गंगाजल फिल्म आपने देखी होगी, या उस तरह की जो बिहार पर के डाकुओं और अपराधियों पर बनी जो फिल्में हैं, जो आपने देखा होगा, दरअसल वो सारी चीजें अपहृतों को पकड़ करके उन्हीं दियारा इलाके में रखा जाता था। दूसरा इलाका टाल है। टाल वह इलाका है जहां साल के 10-11 महीने तक पानी भरा होता है, 9 महीने तक एक फसल होती है और पानी भरा होता है। और समुद्री द्वीपों की तरह बीच बीच में कुछ गांव होते हैं जहां 5 घर 10 घर की बस्तियां होती है। तो अभी जो वर्तमान में जो वहाँ जनता दल यूनाइटेड, या यूं कहे कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, वो खुद बाहुबली रहे हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि से आए हैं। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह भी आपराधिक पृष्ठभूमि से आए हैं। लगभग 8-9 चुनाव से इसी परिवार का वर्चस्व, या तो उनके भाई रहे, या अनंत सिंह खुद रहे, या फिर उनकी पत्नी विधायक रहती रही। उससे पहले जो उनके जो विपक्षी विधायक जो भी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्षी उम्मीदवार सूरज भान, वह भी 1-2 टर्म विधायक रहे हैं और ये दिलीप सिंह को, उनके बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर बने थे। तो ये सामान्य तौर पर जो लगभग जो 10-12 विधानसभा, या यूं कहें कि आजादी के बाद से अभी तक भूमिहार विधायक ही वहां भूमिहार जाति के ही विधायक होते रहे हैं।
लेकिन भूमिहार जाति की संख्या अधिकतम वहां 20 से 25% है, तो बाकी 75% तो दूसरी जातियां ही हैं। तो एक सामाजिक वर्चस्व और एक जो राजनीतिक विमर्श होता है, उसमें ये धारणा बन रही थी कि भैया ये भूमिहार ही क्यों, आखिर दूसरी जातियों का भी तो वहां उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, दूसरी जातियों को तो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। तो ये वर्चस्व के जंग की यह पृष्ठभूमि लंबे समय से थी। दुलारचंद यादव पिछले 6 महीने से 1 साल से उसके एक नायक बनकर उभरे थे कि भाई केवल भूमिहार ही विधायक क्यों मोकामा से। ये यहाँ तक कि दोनों ओर की पार्टियां भूमिहार को ही टिकट देती है। तो एक तीसरा कोण बनाने की कोशिश चल रही थी और जनसुराज के उम्मीदवार उस तीसरे कोण को बनाने में बहुत हद तक सक्षम हो रहे थे, और लड़ाई वहां आमने सामने की जगह त्रिकोणीय होती जा रही थी। और वह जो तीसरा जनसुराज के उम्मीदवार की ओर से कहा जा रहा था कि दोनों ओर से भूमिहार ही उम्मीदवार है, तो बाकी हम लोग कहाँ जाए, आखिर हम लोगों का तो भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब यहाँ यह भी आश्चर्यजनक है कि दुलारचंद यादव राजद के नेता माने जाते हैं। एक समय नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों से उनकी गहरी छनती रही है, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है दुलारचंद यादव का। दर्जन भर हत्या अपहरण इसका इतिहास रहा, मैंने बहुत उनका ही कुख्यात इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दुलारचंद यादव जिनकी हत्या हुई है वो कोई संत थे। और तो अब वो जनसुराज के समर्थन में थे। अब यहाँ भी ये एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि एक राजद का नेता जनसुराज के समर्थन में किस तरीके से घूम रहा था। यहाँ तक कि उसी गाड़ी में बैठा हुआ उनका पोता भी यह कह रहा है कि वो लोग राजद के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच में यह घटना हुई है जिसका आरोप बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर लगा है कि अनंत सिंह ने ही हत्या कराई है। अनंत सिंह इसका खंडन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह जो राजद के उम्मीदवार सूरज भान है, ये उनका किया धरा है। यहाँ एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि मोकामा का जो आपराधिक इतिहास रहा है, उसमें एक समय सूरज भान के खिलाफ जो मोर्चेबंदी हुई थी, उसमें अनंत सिंह और दुलारचंद यादव साथ साथ थे, और इन दोनों ने साथ मिलकर के सूरज भान का मुकाबला किया था। और आप जानते होंगे कि सूरज भान का एक समय आपराधिक नेटवर्क पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। श्री प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी और ऐसे बड़े बड़े गिरोहों के वो सरगना हुआ करते थे। आज सजायाफ्ता हो जाने के कारण वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी राजद की उम्मीदवार है। तो यह जो है, लेकिन यहाँ पर ये मैं जरूर कहूंगा कि राजद के नेतृत्व ने इसमें संयम का परिचय दिया है। अगर तेजस्वी यादव केवल वहां स्पॉट पर चले जाते या दुलारचंद यादव की शव यात्रा में शामिल हो जाते, तो यह पूरी लड़ाई भूमिहार बनाम यादव की हो सकती थी और एक बड़े स्तर का सामाजिक तनाव पैदा हो सकता था, जिसका अंततः राजद को लाभ मिलता। लेकिन राजद नेतृत्व की इस मामले में प्रशंसा करनी होगी कि उसने जातीय तनाव को अपने राजनीतिक हित में कैश कराने का नहीं सोचा। यहाँ पर तेजस्वी यादव की तारीफ करनी होगी। हालांकि सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों में ये लगातार चल रहा है कि सामंती वर्चस्व की लड़ाई में भूमिहारों ने हत्या की है, फिर यादवों की ओर से भी चीजें आ रही है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह की आशंका दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जताई जा रही थी, उस तरह का तनाव फिलहाल पूरा राज्यव्यापी देखने को नहीं मिल रहा है। संजीव। दुलारचंद की हत्या हो गई, मोकामा में भारी तनाव है, अनंत सिंह पे आरोप है, अनंत सिंह कहते हैं हमने नहीं मरवाया है। लेकिन दुलारचंद जो मारे गए हैं उनका पोता कहता है कि अनंत सिंह एंड कंपनी ने गोलियां चलाई हैं, ना ही गोलियां चलाई बल्कि उनको कुचला गया है कार से, उनको जब गोली लग गई उनको घसीटा गया है। तो ये विटनेसेस हैं, लड़ाई ये कानून की कचहरी की चलती रहेगी। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव, इन्होंने जो ये तुर्क का पत्ता खेला है एकदम ना जाके, इसका क्या वाकई ये है गुणागणित कि नहीं गए तो ये बच गए, या जाते तो इनको कुछ फायदा होता वो एक बार दोबारा से, क्योंकि ये राजनीति इलेक्शन के बीच में बिहार की मर्डर हुआ है, और मर्डर नहीं है, ये धुरी दिशा बदल देगा ये कहीं ना कहीं। संजीव जी, अनंत सिंह का कुख्यात आपराधिक इतिहास रहा है, अनंत सिंह और उनके बड़े भाई का भी। ये लोग राजनीतिक विरोधियों की हत्या कराते रहे हैं, निपटाते भी रहे हैं। अब वर्तमान परिस्थिति में तो यह पुलिसिया अनुसंधान का विषय है कि क्या है, दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। लेकिन अनंत सिंह का जो कुख्यात इतिहास रहा है, इसमें यह कोई अनहोनी नहीं है कि ऐसा न हो। लेकिन सामान्य तौर से कोई भी राजनेता चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा करने से बचता है। लेकिन ये पुलिस के अनुसंधान का, लेकिन यह भी है कि वहां परिस्थिति ऐसी हो गई हो जो गोली चल गई हो और डिफेंडर से कुचल दिया गया हो। कुछ डिफेंडर ऐसी का यह भी कहा जाता है कि अनंत सिंह डिफेंडर पर चलते हैं। खैर ये अनुसंधान का विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो संयमपूर्ण और सधा हुआ वक्तव्य दिया है, उसकी तारीफ करनी हो। अगर तेजस्वी यादव आज केवल उस शव यात्रा में चले जाते
तो आप तय मानिए कि राजद की जीत और राजद की बहुमत की सरकार बन सकती थी, और पूरे बिहार में 90 से 95 का दृश्य अगर तेजस्वी यादव चाहते तो पैदा करके पुनः सवर्ण बनाम पिछड़ों की लड़ाई और का एक दावानल पैदा कर सकते थे। और उनके लिए एक तुरुप का पत्ता ये दुलारचंद यादव की हत्या था। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव ने यहाँ बिल्कुल ही संयम और सधा हुआ परिचय दिया है, क्योंकि अब इससे लगने लगा है कि तेजस्वी यादव दूरगामी राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये तनाव और वर्चस्व की राजनीति लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उनके पिता ने भी किया, 15 साल किया, उसके बाद एक लंबे समय तक उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो जब हिस्सेदारी की बात करते हैं कि लोहिया के नारे जो समाजवादी लोग दोहराते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो अब पिछड़ी जातियों की ओर से भी ये सवाल उठने लगा है कि भैया आपकी संख्या 10% है तो आप 15 साल रह लिए, अब जो है बाकी जो 90% जातियां हैं उनको 135 साल रहने दीजिए। तो तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि केवल एमवाई समीकरण की बदौलत ये नहीं चलने वाला है, और उनको ए टू जेड की राजनीति करनी होगी, और ए टू जेड की राजनीति पर वो चल भी रहे हैं। जो जातियां उनको आज तक वोट नहीं देती थी उनको भी उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो इसे लग रहा है कि तेजस्वी यादव एक दूरगामी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अभी संयम और धैर्य का परिचय दिया है। दुलार चंद यादव को कत्ल कर दिया गया, ये एक अलग कहानी है। वे जनसुराज पार्टी के समर्थक के साथ उसके समर्थन में थे, प्रचार में, उस वक्त कत्ल हुआ है। इसका, इनके कत्ल का नफा किसको, नुकसान किसको है, और मोकामा का महाबली इलेक्शन में कौन निकल के आ सकता है, क्या पक्का लग रहा है अब आपको? देखिए, फिलहाल तो इसका सीधा फायदा आरजेडी को होता दिख रहा है। जनसुराज के उम्मीदवार की ओर से जो तीसरा कोण बनाने की कोशिश थी या है, वो अभी तक पूर्ण सफल नहीं हो पाया है। लेकिन इससे इतना जरूर होगा कि अनंत सिंह की ओर के लिए जो कुछ यादवों का झुकाव था, वो झुकाव दूर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अपराधी अपनी जातियों के नायक होते रहे हैं, और बड़े गौरव के साथ हर जाति, इसमें कोई जाति पीछे नहीं है, अपनी जाति के अपराधियों को, गुंडों को, इस तरह के दबंगों को बहुत महिमा मंडित करती रही है कि ये हमारे समाज का नायक है। उसके शौर्य की प्रशंसा होती रही है, उसका पूरा बखान होता रहा है। तो ऐसी स्थिति में दुलारचंद यादव के खिलाफ पर भले ही दर्जनों हत्या, अपहरण के मुकदमे हो, लेकिन अपनी जाति के वह भी स्थानीय स्तर या कहें कि राज्य स्तर के एक नायक थे दुलारचंद यादव। तो उसका असर पूरे राज्य में भले ही नहीं पड़े, लेकिन मोकामा में यादवों का अगर कुछ भी वोट की आशा अगर अनंत सिंह या जदयू या एनडीए ने लगा रखा होगा, वह अब एक भी नहीं मिलेगा, यह तय है। दूसरा है कि हमला हुआ है जनसुराज की उम्मीदवार पर। जनसुराज का उम्मीदवार धानुक जाति का है, उसका भी वोट वो नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि ये जो तीसरा कोण बनाने की कोशिश जनसुराज के उम्मीदवार की ओर से की जा रही थी, वो अब तीसरा कोण न बन करके आमने सामने की लड़ाई हो जाए, आमने सामने की फाइट हो जाए। और इसमें अंतोगत्वा इस हत्या में लूजर अनंत सिंह होंगे, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ जो एक आक्रोश का माहौल यादवों, धानुक और बाकी पिछड़ी जातियों में बना है, उसका फायदा राजद उम्मीदवार को हो सकता है। राजद उम्मीदवार भी जो है महिला है, लेकिन वो कोई दूध की धोई नहीं है, वह भी एक वीणा देवी, प्रख्यात वीणा देवी, अपराधी और सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी, पूर्व सांसद। पूर्व सांसद और विधायक भी रहे हैं, मोकामा से विधायक भी रहे हैं, तो उनकी पत्नी है। तो इसलिए यह जो है, अभी इसका फायदा, इस हत्या का फायदा बिल्कुल राजद उम्मीदवार को ही मिलता दिख रहा है। संजीव जी। क्या मुकेश बालियोगी जी, ये संभव है कि बिल्लियों की लड़ाई में दूध कोई और चाट गया? अनंत सिंह और दुलारचंद के बीच जो लड़ाई थी, उसमें मारे गए दुलारचंद, खड़े रह गए अनंत सिंह, और हो सकता है कि अनंत सिंह जो हैं वो ना हो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, और सूरज भान एंड कंपनी वो भी मास्टरमाइंड है, दूध के धुले वो भी नहीं है। उसने कहीं इनको, सूरज भान इन सबको घेरने घारने के लिए कि इनको लाओ सामने, मार मुर के अलग हो जाओ, दुलारचंद को निपटा दो, और उसका जनसुराज पार्टी को तो नहीं फायदा होना है, लेकिन राजगा को जो है बीना देवी को फायदा हो सकता है क्या? क्लियर कट। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, ये पुलिस का अनुसंधान का विषय है, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें हाथ सूरज भान का भी हो सकता है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जन सुराज का उम्मीदवार राजद का ही डमी प्रत्याशी हो, इसलिए उसने ये पूरी चाल चली हो। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम तो फिलहाल
इस स्थिति में फायदा राजद उम्मीदवार को ही मिलता दिख रहा है। लेकिन यह मैं फिर कहूंगा कि यह पुलिस अनुसंधान का विषय है कि हत्या किसने कराई है। चूंकि अब दुलारचंद यादव की हत्या विशुद्ध गंजी और पैजामे में हुई है, इससे लग रहा है कि वो लंबी दूरी से गाड़ी से नहीं आ रहे थे, स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं थे। तो यह सब परिस्थिति है जो थोड़ा संदिग्ध है। दूसरा, एकदम एग्जैक्ट उस पोजीशन का कोई वीडियो सामने नहीं आ रहा है आज के समय में, जहां सामान्य सामान्य घटना के अभी लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो शूट करते हैं। लेकिन जब उस पर गाड़ी चढ़ाई गई दुलारचंद यादव के शरीर पर, या गोली चली, उसका कहीं कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं है। उससे पहले के और उसके बाद के हैं। ये सब चीजें थोड़ी संदेह पैदा करती है। ये अनुसंधान का विषय है। ये मोकामा से जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया, इनका सब 2-4 दिन पहले बृहस्पति को भी मतलब झगड़ा हुआ था, दो पार्टियों का लाठी डंडे चले थे। क्या उससे ही नहीं भाग पाई? ये बात तार तार गांव के आसपास की है, वहां की है, प्रचार के दौरान ही बवाल हुआ था। तो क्या ये सब नहीं समझ पाए थे कि ऐसा हो सकता है? ये तारतार गांव दरअसल दुलारचंद यादव की ही माद मानी जाती थी। ये जो इलाका था वो दुलारचंद यादव के वर्चस्व का इलाका था, और ऐसा माना जाता है, या पुराने पत्रकार जो क्राइम की घटनाओं को कवर करते रहे हैं, उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि ये वही इलाका है जहां अपहरण करके दुलारचंद यादव अपहृतों को रखा करते थे, और ये उनके वर्चस्व का इलाका था। तो यह जो वर्चस्व को जो मेरी जो जानकारी है, उसके मुताबिक जो 2-3 दिन पहले जो घटना हुई थी, वह आपसी उनके वह अनंत सिंह के समर्थकों के साथ नहीं हुई थी, क्योंकि वह जो इलाका है वह अनंत सिंह के समर्थकों का है ही नहीं। अनंत सिंह पर के साथ जो झड़प भी हुई है, उसमें यही है कि तुम हमारे इलाके में क्यों घुसे हो। और सामान्य तौर से ये भी कहा जाता रहा है कि अनंत सिंह उस इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहली बार गए, क्योंकि ये मान करके वहां चला जा रहा था कि उस इलाके में अनंत सिंह का न तो वोट है, न वोटर है, न उनका समर्थक आधार है। तो इसलिए वह उन्हीं के बीच झड़प हुई थी, वो क्या आपसी झड़प थी उनके दुलारचंद यादव का ये कत्ल, बहुत बड़े तोप थे, उनकी मांद में आके उनको घुस के मार दिया गया है। यादव कौम, दुलारचंद यादव, उनके परिवार के लिए तो डूब मरने वाली अब जगह ही क्या बची, जो भी होगा आगे बात अलग है। लेकिन मांद में घुस के दुलारचंद यादव को मार दिया जाना, यादवों की, भूमिहारों की राजनीति के बीच कहां क्या खाई बढ़ाएगा, पटेगी, या अभी ये दुलारचंद की हत्या कहां किधर को मोड़ लेगी, किस साइड को, भले ही उनके आसपास घूमे। स्थानीय स्तर पर तो निश्चित रूप से अनंत सिंह को इसका नुकसान होगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि यादव नेता जो पारंपरिक तौर पर इन मुद्दों को हवा देने की कोशिश करते रहे हैं, ये यादव नेताओं ने संयम का परिचय दिया है। उनके घर पर अभी तक केवल एकमात्र यादव नेता जो पहुंचे हैं वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव ने वहां पहुंच करके ये जरूर कहा है कि ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की, ये पप्पू यादव ने कहा है। लेकिन पप्पू यादव की अपील का दायरा कितना व्यापक हो सकता है ये देखना होगा, क्योंकि पप्पू यादव के अलावा किसी भी बड़े यादव नेता ने, यहाँ तक कि जो यादव नेता अभी तक उकसावे की राजनीति, भड़काऊ बयान देने की राजनीति, सवर्णों के खिलाफ, भूमिहारों के खिलाफ जो प्रतिक्रियावादी राजनीति करते रहे, वह भी वहां नहीं गए हैं। एक बड़े उनके शव यात्रा में भी केवल सूरजभान की पत्नी बीना देवी शामिल थी, सूरजभान खुद भी नहीं गए थे, क्योंकि सूरज, यहाँ ध्यान में रखना होगा कि लंबे समय तक सूरजभान ही वहां भूमिहारों के नेता हुआ करते थे और भूमिहारों की राजनीति करते थे, और यादवों के साथ अनंत सिंह थे, और अनंत सिंह और यादव मिलकर सूरजभान के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। तो इसलिए सूरजभान जानते हैं कि यादवों में सूरजभान के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए सूरजभान खुद नहीं गए हैं। उनकी पत्नी बीना देवी उस सब यात्रा में शामिल थी, और किसी भी बड़े यादव नेता ने अभी तक संयम नहीं खोया है। खास करके मैं देख रहा हूं, मैं वॉच कर रहा था और मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था कि जो यादव नेता उकसावे की राजनीति या भड़काऊ राजनीति करते रहे हैं, उन्होंने भी संयम का परिचय दिया है और कोई इस तरह की कठोर प्रतिक्रिया नहीं दी है। पप्पू यादव को छोड़कर, पप्पू यादव वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने जातीय बयानबाजी नहीं की है। उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ बोला है, रावण राज बोला है, मुकेश जी, और यह भी कहा है। जी हाँ, संजय चलते चलते मेरा एक सवाल है, अंतिम सवाल आपसे, कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, जनसुराज पार्टी के मालिक प्रशांत किशोर, मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश बाबू, तीन ये नाम क्यों नहीं निकल के सामने आ रहे हैं? नीतीश बाबू तो पार्टी और इलेक्शन को अलग रख के चीफ मिनिस्टर थे, तो बयान दे सकते थे। वो भी अभी चुनाव देख रहे हैं, दुलारचंद
यादव की हत्या को लेके। राहुल गांधी सबसे बड़ी दूसरी पार्टी के रूप में वहां लड़ रहे हैं, गठबंधन को लड़ाने पहुंचे, ये भी खामोश हैं। तेजस्वी यादव जो है वो गेम कर गए अपना, शांति से रह के कि अभी कोई नफा नुकसान का धंधा छोड़ो, अगर वो पहुंचे तो आग लग जाएगी बिहार में। राहुल बिल्कुल। गांधी की चुप्पी, नीतीश की चुप्पी और प्रशांत किशोर की चुप्पी, ये तीन खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, इनकी चुप्पी के क्या मायने हैं, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। देखिए, जहां तक नीतीश और एनडीए का पक्ष है, तो इनके बीच एक बिना बोला बोला हुआ एक आग्रह है कि बिहार को हिंसा के दौर से बाहर निकाला जाए। दूसरा, ये लोग जो राजद पर और यहां तक कहें कि इंडिया गठबंधन पर हमलावर भी होते हैं, तो इसी ग्राउंड पर कि हमें इनके जंगल राज की याद कराते हैं, और वो जंगल राज दरअसल और कुछ नहीं, ये हत्या और हिंसा का दौर था। इसलिए तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं या राजद नहीं चाहती है कि किसी कुख्यात अपराधी जिसकी हत्या हुई है, और बर्बर कुख्यात नहीं बल्कि वो बर्बर अपराधी, उन रोंगटे खड़े कर देने वाले को दुलारचंद यादव का इतिहास है। तो कांग्रेस, राजद या यहाँ कांग्रेस और यहाँ तक है कि इंडिया गठबंधन भी नहीं चाहता है कि वो दुलारचंद यादव के साथ खड़ा दिखे। रह गए प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर ने कल भले ही इससे बयान दिया कि क्योंकि उनके उम्मीदवार के काफिले पर हमला हुआ था, और इसलिए, लेकिन फिर भी ये आपसी सहमति नेताओं में है, या आपसी सहमति नहीं कहे समझदारी है कि बिहार में हिंसा को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करना है और बिहार को हिंसा के दौर से बाहर निकालना है। इस पर समर्थन है, इस पर आपसी समझदारी है। इसलिए कोई बड़ा नेता ये नहीं चाहता है कि वो दुलारचंद यादव के बीच के हत्या, दुलारचंद यादव के साथ सहानुभूति दिखाता हुआ दिखाई दे। लेकिन यह जरूर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बयान जारी किया है, प्रशासन की ओर से भी किया जा रहा है। क्योंकि यह तो सवाल है ना कि आखिर जब आचार संहिता लगी हुई है तो अनंत सिंह के साथ प्राइवेट गणर कैसे घूम रहे थे? जब आचार संहिता के तहत जब 4 गाड़ियों से ज्यादा ले जाने की मनाही है, अनंत सिंह 50 गाड़ियों के काफिले में कैसे चलते हैं? इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? और दूसरे उम्मीदवार भी ऐसा 30-30, 40-40 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, तो यह प्रशासन का भी फेल्योर है। ये कोई उम्मीदवार अपना प्राइवेट 8-8, 10-10 गनर के साथ चल रहा है, प्राइवेट गनर के साथ, तो यह प्रशासन क्या कर रहा है? तो यह भी सवाल है। तो इसलिए नेताओं की और राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की बिहार में आपसी समझदारी है कि हिंसा के साथ खड़ा नहीं दिखना है हमें, हिंसा के या ऐसे हिंसक लोगों के साथ सहानुभूति नहीं दिखानी है। बस इसी का ये परिचय है कि न तो नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ बयान दिया है, न एनडीए के नेताओं ने, न इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, और न ही प्रशांत किशोर ने। संजीव जी। कृष्णपाल योगी जी, आपने बहुत तरीके से हर पार्टी का सब कुछ बयान किया है समझदारी से। ना आप नेता हैं, ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री है, ना विधायक, एक पत्रकार हैं। लेकिन पत्रकार की हैसियत से जो आपका एनालिसिस है वो आपने तथ्य पर एक तरीके से रखा है, बिना किसी मिर्च मसाले के। लेकिन कुल जमा दुलारचंद यादव की मौत, उनकी जो रुतबा रसूख था वो सब उनकी मांद में ऊपर मिट्टी उन्हीं के खसा दी गई है। कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता आगामी विधानसभा बिहार चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहता। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? एक दुलारचंद यादव मर गए तो मर जाने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। हर एक को सत्ता, सुख और सिंहासन का लालच चढ़ा हुआ, शायद इसीलिए खामोशी अख्तियार की हुई है। आप मेरे से सहमत हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से कि हर राजनेता चाहता है कि लोकतांत्रिक तरीके से ही अपने समर्थक आधार का विस्तार करके और चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करे। हिंसा के दौर की वापसी न तो इंडिया गठबंधन चाह रहा है, न एनडीए चाह रहा है, न प्रशांत किशोर चाह रहा है। यही कारण है कि इसे कैश कराने की, दुलारचंद यादव की हत्या को कैश कराने की अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की है। यह बिहार की राजनीति के लिए एक शुभ लक्षण। अगर चाहता तो कौन कौन कैश कर सकता था दुलारचंद यादव की हत्या को इस चुनाव? तेजस्वी यादव कैश कर सकते थे, और तेजस्वी यादव को इसका बहुत फायदा मिल सकता था। तेजस्वी यादव केवल आज शव यात्रा में शामिल हो जाते तो 10-12 सीटों पर जीत, वोट का गणित बदल सकता था, ये हो जाता। अब इन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तेजस्वी ने, तो इनको आगे अब कैसे जाएंगे चुनाव में बढ़ के? आगे जब जाएंगे तो ये इन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वे जंगल राज की वापसी, कि बिल्कुल अगर जंगल राज कभी था भी तो उस तरह की वापसी वो नहीं होने देंगे। और खास करके जो माना जाता था कि यादव दबंग अत्याचार करेंगे, तो करेंगे तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि यादव जाति के किसी हत्यारे, किसी अपराधी की भी हत्या पर वो सहानुभूति नहीं जताने वाले। मतलब बिल्कुल उन्होंने सभा
तेजस्वी यादव जो संयमित हैं, बयान और प्रशासनिक दिया है। जी तेजस्वी संजीव यादव जी। जो हैं, तेजस्वी यादव अपने पिता और माँ के बिहार में मुख्यमंत्रित्व काल में जो जंगल राज था उससे सबक लेके दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है तेजस्वी यादव। वही समझदारी से करते हुए चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहते हैं, दरकिनार करके नजरअंदाज करते दुलार चंद यादव की हत्या को। निश्चित रूप से संजीव जी, आपका आकलन बिल्कुल सही है। और तेजस्वी यादव वही सधी हुई राजनीति कर रहे हैं, दूरगामी राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने शुक्रिया कहा मुकेश भी है कि अब बालियोगी जी। जी जी जी। वो अब माई समीकरण की नहीं बल्कि ए टू जेड की राजनीति करना चाहते हैं। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी, हमारे साथ थे पटना से वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी इस बातचीत के लिए, संजीव चौहान से स्टेटमेंट के लिए बात करने के लिए धन्यवाद।